नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्डियली वार्मली वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल का विस्तार होता है, हमारी मदद होती है और आपका इसमें कोई खर्च नहीं है, सिर्फ 1-2 सेकंड का समय लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। आज मैं आपको जैसा बताया था, मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ और 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है नेशनलाइज बैंक से। रिटायर्ड मैनेजर और CIB वगैरह कर रखा है, क्वालिफाइड हूँ। तो लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये IBPS, SBI, RRB, LIC और SSC, RRB, दूसरे कंपटीशन POMT, क्लर्क, एसोसिएट्स के लिए एक क्लास शुरू की है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी आपके जानकार हैं उनको ज्वाइन कराएं, इसमें सब्सक्राइब कराएं और मैं अच्छी तरह से आपको जानकारी देता हूं सारी चीज़ों की। अभी मैंने क्वेश्चंस कराए थे, कई वीडियो 11 वीडियो मेरी हैं इस पर, और आज मैं थोड़ा सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चंस बाद में करेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। तो आइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में जानते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है बैंकिंग में। इंट्रोडक्शन। इन 1881 द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज एनेक्टेड इन इंडिया। प्रायर टू इट्स इनेक्टमेंट द प्रोविजंस ऑफ द इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज एप्लीकेबल इन इंडिया एंड द प्रेजेंट एक्ट इज आल्सो बेस्ड ऑन इंग्लिश एक्ट with certain modifications. It extends to the whole of India. The act operates subject to the provisions of section 31 and 32 of the Reserve Bank of India Act 1934. ये इंट्रोडक्शन है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। In 1881 the Negotiable Instrument Act was enacted in India. Prior to its enactment, the provision of the English Negotiable Instrument Act was applicable in India, and the present act is also based on the English Act with certain modifications. It extends to the whole of India. The act operates subject to the provisions of Section 31 and 32 of the Reserve Bank of India Act 1934. तो वैसे तो एक क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा एक बार हिंदी में रिवाइज कर देता हूँ। 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इनेक्ट हुआ था इंडिया में। उससे पहले इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही चल रहा था और इसमें कुछ प्रोविज़न इन्होंने ऐड करे और लेकिन है ये इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के आधार पर ही, पर सर्टेन मॉडिफिकेशंस इसमें करे इन्होंने। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में ये एक्सटेंड है, चल लगता है, लागू है, एग्जीक्यूटेड है। द एक्ट ऑपरेट्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31 एंड 32 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट था उसके 31 और 32 प्रोविजंस के को आधार पर कुछ चीज़ें सब्जेक्टेड हैं। मीनिंग ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स। According to section 13A of the Act, negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer, whether the word order or bearer appear in the instrument or not. Section 30A जो कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट कैसे कहते हैं? जो प्रोमिस करता है कि भाई ये फलाने डेट में या इतना रुपया दे दिया जाएगा। प्रोमिस नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज है और या चेक है। पेबल टू ऑर्डर और टू बीरर, या तो ऑर्डर को पेमेंट होगा या बीरर को, जिसके पास वो धारक है, धारक को, या ऑर्डर जिसके फेवर में वो ऑर्डर होगा। वेदर द वर्ड ऑर्डर और बीयर अपीयर्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट और नोट। ये बेसिक्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। बाकी तो क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पता लगेगा, और क्वेश्चंस आते ही रहते हैं इसके आधार पे। बेस होता है बैंकिंग, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे ही आधारित है मुख्यतः, बाकी चीज़ें तो हैं ही।
Provisions of Negotiable Instrument Acts. A promissory note cannot be made payable to bearer, no matter whether it is payable on demand or after a certain time. Promissory note cannot made payable to bearer नहीं हो सकता, लेकिन no matter whether it is payable to demand पे है या certain time पर है, ये एक अलग बात है। पर इसका ये विशेष बात ये है कि ये bearer को पेमेंट नहीं होता promissory note. Bill of exchange cannot be made payable to the bearer on demand, though it can be made payable to the bearer after a certain time. Bill of exchange को क्या कह रहा है वो? Cannot be made payable to the bearer. bearer को पेमेंट नहीं हो सकता on demand में पेमेंट होनी, though it can be made payable to the bearer after a certain time के बाद होगा, टाइम दिया जाता है उसमें. But a check, though a bill of exchange, चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, बट ए चेक दो बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बीरर और डिमांड कैन बी ड्रॉन ऑन ए पर्सनस अकाउंट विद ए बैंकर. क्या कह रहा है? बट ए चेक दो इट इज बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बीरर और डिमांड कैन बी ड्रॉन ऑन ए पर्सनस अकाउंट विद ए बैंकर. ये जो है पेएबल बीरर हो सकता है, क्योंकि चेक तो हम जाते हैं ले लेते हैं पैसे, तो ये बीरर हो सकता है और डिमांड पे भी हो सकता है. तुरंत अभी जाएंगे बैंक पहले से दे देगा किसी के भी अकाउंट पे अगर ये निकालेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नंबर 1, प्रॉपर्टी. द पोजेसर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कंटेन्ड देयरिन. जो पोजेसर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि दैट ही इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कंटेंट देयरिन. जो उसके अंदर में अमाउंट लिखा है, पैसा लिखा है, उसका वो मालिक है. एक तो ये है इन जिसके पास जो पोजेसर होता है, जो धारक होता है. ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मेयरली गिव पोजेसन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बट राइट टू प्रॉपर्टी आल्सो. A negotiable instrument does not merely give possession of the instrument but right to property also. सिर्फ जो है वो ये राइट नहीं देता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की उसके पास है तो ये उसका धारक है, लेकिन उसके अंदर जो अमाउंट निहित है, प्रॉपर्टी लिखा है इन्होंने, प्रॉपर्टी जो है उसका मालिक भी बनाता है. कह रहा है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मेयरली गिव पोजेसन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पोजेसन ही नहीं देता, बट राइट टू द प्रॉपर्टी आल्सो. वो ये माना जाता है प्रॉपर्टी सी. ये मान लो चेक है और उसका जो है उसके पास है तो उसका अमाउंट भी उसी का है, कहने का मतलब ये. टाइटल. द ट्रांसफरी ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज होल्डर इन ड्यू कोर्स. ट्रांसफरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, फॉर एग्जांपल चेक अगर आपके पास है तो आप इसके होल्डर इन ड्यू कोर्स माने जाएंगे कि आप ही हैं इसके मालिक. होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स के काफ़ी क्वेश्चंस और सब आते हैं. होल्डर इन ड्यू कोर्स के विशेष टर्म है. होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब आपके ही पास है, आपकी चीज़ है, बोनाफाइड है आप. ए बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाई 5 एनी डिफेक्ट्स ऑफ टाइटल ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रांसफरर और ऑफ एनी ऑफ द प्रीवियस होल्डर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. द ट्रांसफरी ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज नोन एज होल्डर इन ड्यू कोर्स. ए बोनाफाइड ट्रांसफरी ऑफ ए वैल्यू फॉर ए वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाई 5 एनी डिफेक्ट्स ऑफ टाइटल ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रांसफरर और ऑफ एनी ऑफ द प्रीवियस होल्डर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. 5 ऐसे डिफेक्ट अगर पहले जिसने आपको दिया है उसके पास 5 डिफेक्ट हैं उसकी होल्डर इन ड्यू कोर्स में, या उसके कि वो उसका नहीं है, या कुछ जो आगे हमें 5 बताएंगे कि ये बोनाफाइड ट्रांसफरी अगर आप हैं तो उसके वो 5 डिफेक्ट आप पे लागू नहीं होने के जो उसके पास थे. यानी कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था और वो जो है डिफेक्टिव थे उसके पास, लेकिन आपके पास ट्रांसफ़र हो गया तो आपके पास वो सारे राइट्स हो गए. वो 5 डिफेक्ट आपको प्रभावित नहीं करेंगे. ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रांसफर, जो ट्रांसफरर के हुए 5 डिफेक्ट, और ऑफ एनी ऑफ द प्रीवियस होल्डर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ट्रांसफरर के या उससे पहले वाले जो
प्रीवियस होल्डर्स हैं उनके भी पास अगर डिफेक्ट है, मतलब वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, तो वो आप फिर भी होल्डर इन ड्यू कोर्स होंगे। क्या कहता है, एक तो राइट्स, द ट्रांसफरी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कैन इश्यू इन हिज ओन नेम इन केस ऑफ डिसऑनर। अगर डिसऑनर हो जाता है चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, तो ट्रांसफरी जो आप ट्रांसफरी हैं जिसके पास अंतिम रूप से है वो चेक, प्रोमिसरी या बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन सू इन हिज ओन नेम इन केस ऑफ डिसऑनर। अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो अपने नाम से वो दावा दायर कर सकता है, शू कर सकता है कोर्ट में। इन नेगोशिएबल बेशक बल चाहे दूसरे वाले जो पहले वाले थे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है और उनके पास 5 डिफेक्ट में आते हैं, वो उनके डिफेक्टिव टाइटल था उनका। इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट इज एट मेजोरिटी। इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट इज एट मैच्योरिटी। जब तक इसकी मैच्योरिटी नहीं आती तो वो कितने ही नंबर पे कितनी बार ट्रांसफ़र हो सकता है, ये इसको दे देगा, दूसरा उसको दे देगा, तीसरा उसको दे देगा, 10 बार, 20 दफ़े, 30 बार, कितनी बार भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो क्या कहता है, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट इज़ द एट मेजोरिटी, मैच्योरिटी पे जब तक आएगा तब तक कितनी बार भी ट्रांसफ़र कर लो। नेक्स्ट राइट है वो डिफेक्ट वाली जो बात है, प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशंस क्या है, मान्यता है। प्रिजम्पशंस को क्या कहते हैं, और राइट को होता है अधिकार, और टाइटल होता है कि जो आपको टाइटल मिला है उसका इंस्ट्रूमेंट का। प्रिजम्पशन मान्यता, सर्टेन प्रिजम्पशंस अप्लाई टू ऑल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है सब पे कुछ प्रिजम्पशंस अप्लाई होती हैं। दैट इज ए प्रिजम्पशन दैट कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड अंडर इट। क्या है कि जो आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट आया है तो आपने कोई कंसिडरेशन दिया होगा इसके लिए, ये प्रिजम्पशन माना जाता है कि आपने जो है इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट आपने कोई भी कंसिडरेशन इसके लिए दिया होगा, पैसा या प्रॉपर्टी या कुछ भी, कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड अंडर इट, तब आपके पास आया, इसलिए आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट इन ए प्रोमिसरी नोट द वर्ड्स फॉर वैल्यू रिसीव्ड और सिमिलर एक्सप्रेशन बिकॉज द पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन इज प्रिज्यूम्ड। अच्छा, इसमें ये भी ज़रूरी नहीं कि उसमें वैल्यू रिसीव काहे के लिए लिखी है, लिखना जरूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट इन ए प्रोमिसरी नोट द वर्ड्स फॉर वैल्यू रिसीव्ड। किस वैल्यू के, किस चीज़ के लिए आपने क्या वैल्यू रिसीव करी है, किसके आधार पे ये दे रहे हैं, ऐसा लिखना, या सिमिलर एक्सप्रेशन बिकॉज द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज प्रिज्यूम्ड। या आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें चेक में कोई लिखते थोड़ा है कि ये ज़मीन बेचने का पैसा है या आपने फल बेचने का पैसा है या कुछ और चीज़ का या कोई आपने लिया है। बस ये माना जाता है कि आपको अगर दे दिया चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिस नोट तो आपने कोई ना कोई कंसिडरेशन दिया होगा। प्रॉम्प्ट पेमेंट, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट enables the holder to accept prompt payment because a dishonor means the ruin of the credit of all the persons who are parties to the instrument. prompt payment होना चाहिए इसका। a negotiable instrument enables the holder को ये enable करता है to expect prompt payment, एकदम prompt payment होना चाहिए उसका, ये माना जाता है, ये प्रिजम्पशन है। prompt payment because a dishonor, अगर dishonor हो जाता है तो वो it ruin of the credit of all persons, जो पहले इसमें है पर्सन, जो उनका सब का क्रेडिट खत्म हो जाता है, ruin कर देता है क्रेडिट को। तो क्या कहता है, negotiable instrument enables the holder to expect prompt payment because a dishonor means the ruin of the credit of all persons who are parties to the instrument, जो इंस्ट्रूमेंट के पहले पार्टियां थी जिन्होंने इसको आगे 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 ट्रांसफ़र कराया, उन सब का क्रेडिट रून करता है। तो इसलिए प्रॉम्प्ट पेमेंट होना चाहिए। प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रिजम्पशंस एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आइए देखते हैं। सेक्शन 118 एंड सेक्शन 119 ऑफ द